नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने विद्युत धारा व अपवयन वेग में संबंध, विद्युत धारा घनत्व व अपवयन वेग में संबंध के बारे में पढ़ा था और ओम के नियम की व्युत्पत्ति भी करी थी। तो ओम के नियम की व्युत्पत्ति में हमें जो रिलेशन मिला था वो रिलेशन क्या था? ओम के नियम में हम बात कर रहे थे ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नियत हो तो उसके चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर होगा तो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, V समानुपाती होगा I के। तो यहां से क्या आता है V बराबर RI और R क्या होता है चालक का प्रतिरोध। फिर जब हमने ओम के नियम की व्युत्पत्ति करी थी तो V कितना आ रहा है ml अपॉन में ne स्क्वायर A2 इनटू में I। ये यहां से बन गया, ठीक है, वोल्टेज। और यहां से जब हम प्रतिरोध की तुलना करते हैं तो प्रतिरोध का मान कितना निकल के आता है यहां पे चालक का प्रतिरोध। तो R बराबर कितना होता है? R बराबर होता है ml अपॉन में ne स्क्वायर A2। ये आता है चालक का प्रतिरोध। आज का जो ये लेक्चर है वो प्रतिरोध पे बेस्ड होगा पूरा का पूरा कि प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध के बारे में हम जानेंगे, प्रतिरोध कैसे निकालते हैं और प्रतिरोध बेसिकली सिंपल टर्म में होता क्या है उस पर बात करेंगे। तो देखो, प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। सबसे पहली बात आती है इसको क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। अब यहां पे प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसका सिंबल यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम क्या? R। इसको रेजिस्टेंस R से लिखते हैं। प्रतिरोध होता क्या है? तो किसी भी चालक तार में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा, वही क्या कहलाती है? प्रतिरोध। मतलब जब आवेश का प्रवाह हो रहा है तो क्या बहेगी? विद्युत धारा। और विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होगी उस बाधा को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध क्या होगा? चालक में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। उत्पन्न बाधा, ये प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध को कैसे निकालेंगे? तो ओम के नियम से प्रतिरोध क्या होता है? जब हम बात करें ओम के नियम से तो ओम के नियम से हम लिख सकते हैं V बराबर होगा R इंटू I। तो यहां से हम प्रतिरोध की वैल्यू देखें तो कितना होगा? तो R बराबर होगा V अपॉन में I। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि चालक का प्रतिरोध उस चालक पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो R बराबर होगा V अपॉन I। अब इसके मात्रक को देखें तो मात्रक है विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट अपॉन में, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन में एम्पियर, और वोल्ट अपॉन एम्पियर को ही क्या बोला जाता है? ओम। इसको लिखते हैं OHM से लिखते हैं, ओम बोलते हैं, ठीक है। इसी को ओम बोलते हैं और ओम का जो सिंबल होता है वो ये होता है। तो यहां पर एक बात निकल के आती है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है और ओम को इस सिंबल से लिखते हैं। अब हम बात करें इसके विमीय सूत्र की। तो देखो विमीय सूत्र कैसे लिखा जाएगा? विमीय सूत्र लिखने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि विमीय सूत्र उन्हीं मात्रकों के लिखे जाते हैं जो मूल मात्रक होते हैं। अगर व्युत्पन्न मात्रक हो तो उनको पहले हमें किसमें बदलना होता है? मूल मात्रक में बदलना होता है, उसके बाद में हम विमीय सूत्र लिखते हैं। तो यहां पर इसका विमीय सूत्र लिखना है प्रतिरोध का। अब प्रतिरोध का विमीय सूत्र लिखने के लिए हमें वोल्टेज का विमीय सूत्र पता होना चाहिए और धारा का पता होना चाहिए। धारा का विमीय सूत्र होता है एम्पियर, ए से लिख देंगे, लेकिन वोल्ट का पता होना चाहिए। अब वोल्ट का विमीय सूत्र नहीं याद, सपोज करो मेरे को याद ही नहीं, तो क्या करूं? याद नहीं है इसका मतलब क्या हम लिख नहीं सकते? गलत बात यार, निराश मत हो। वैसे नहीं याद तो क्या दिक्कत, निकाल लेंगे। वोल्ट की डेफिनेशन पे आते हैं तो वोल्टेज की डेफिनेशन विभव वाले चैप्टर में मैंने बताया कि विभव क्या होता है? विभव ये होता है कि जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया एक्सटर्नल वर्क डन है, बाह्य कार्य, उस कार्य तथा उस आवेश का अनुपात ही किसके बराबर होता है? विभव। तो विभव क्या होता है? कार्य बटा आवेश। यही होता है ना। वोल्टेज को V बराबर कैसे लिखते हैं? W एक्सटर्नल बटे में Q चार्ज, ये लिखा जाता है वोल्टेज। निकाल लो। अब यहां पे बात आके अटक जाती है। फिर से कैसे अटकी? अब हमें वर्क डन का नहीं आता, कार्य का विमीय सूत्र नहीं आता, तो कोई बात नहीं, विमीय सूत्र किसी को भी याद नहीं रहते, निकाले जाते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, बल गुणा में विस्थापन बटे में क्यू।
बल का विमीय सूत्र तो आता ही होगा, बहुत कॉमन है यार, जब हम बार बार इसको रिपीट करते हैं तो आराम से क्या होता है, याद हो जाता है। और बल का विमीय सूत्र क्या होता है, ये होता है m1 L1 T-2, ये बल के लिए। फिर विस्थापन के लिए क्या लिखते हैं, विस्थापन के लिए लिखते हैं L1 बटे v, और आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, A1 T1। बहुत कॉमन है, क्योंकि आवेश हम कहां से निकालते हैं, विद्युत धारा। बताया हुआ है मेरा फर्स्ट लेक्चर में, ये आवेश का विमीय सूत्र कहां से बनता है। अब यहां से इसको एडजस्ट करेंगे तो ये हमारा विभव का विमीय सूत्र बन जाएगा। तो विभव का विमीय सूत्र क्या होगा, m1 L की पावर कितनी हो जाएगी, 2, T की पावर -3 और A की पावर -1, ये विभव का विमीय सूत्र। अब हम प्रतिरोध का निकाल सकते हैं। प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होगा, तो प्रतिरोध होता है R बराबर V/I, और V का विमीय सूत्र होता है m1 L2 T-3 A-1 अपॉन में विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होगा, विद्युत धारा का विमीय सूत्र होता है A1, ऊपर लिख देंगे कितना हो गया, -1, और -1 कितना हो जाएगा, -2। तो इसका विमीय सूत्र बन के आएगा m1 L2 T-3 A-2। तो इस तरीके से हम विमीय सूत्र बना सकते हैं। तो इसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, क्योंकि मिस्टेक करनी नहीं है जनरली, क्योंकि बहुत सिंपल चीजें हैं, ये चीजें रटनी नहीं होती। विमीय सूत्र मात्रक ये सब निकलते हैं यार, तो आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध के विमीय सूत्र पे आगे। और प्रतिरोध क्या होता है, चालक में आवेशों के प्रभाव में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब इस प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में देखते हैं कि क्या होता है, तो देखना ध्यान से। प्रतिरोध ये होता है R बराबर ml/ne²A2। L क्या होती है यहाँ पे, चालक की लंबाई। जैसे एक चालक है, यहाँ पे ये चालक बना हुआ है, ये चालक कार है, तो इसकी लंबाई को हम किससे लिखते हैं, L से, स्मॉल l से। ये इसकी लंबाई है स्मॉल l, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A। और इस चालक कार में जब आवेश का प्रभाव, आवेश क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव मतलब आवेश का प्रभाव। आवेश का जब प्रवाह होगा, इस पे V वोल्टेज लगा देंगे, तो V वोल्टेज लगाने पर आवेश प्रवाहित होने पर आवेश इधर प्रवाहित होगा, तो आवेशों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होगी उसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो R बराबर क्या होता है, ml अपॉन में ne²A2, यही होता है m×l। अब देखो यहाँ पे ये लंबाई है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इन दो के अलावा सारी वैल्यू कांस्टेंट होती है। कैसे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, आवेश है उसका द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कांस्टेंट होता है, और विश्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि R बराबर होगा m/ne² L/E। अब L/E को हम अलग क्यों कर लिए, क्योंकि हमारी मर्जी कि हम कितनी लंबाई का वायर लेंगे, कितने क्रॉस सेक्शनल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का वायर लेंगे, तो वो हम पे डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करेगा, चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट को हटा देते हैं तो क्या आ जाता है, समानुपाती। तो यहां से हम क्या डिसाइड करेंगे कि प्रतिरोध है R, किसी चालक का प्रतिरोध वो लंबाई के समानुपाती होता है, वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इस तरीके से प्रतिरोध की निर्भरता देखी जा सकती है। तो यहाँ पे अब एग्जैक्ट आपको बताते हैं कि प्रतिरोध किस तरीके से निर्भर करेगा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल बातें, छोटी छोटी बातें हैं, तो इन सबको समझना कोई इतना वो मुश्किल काम भी नहीं है, आराम से देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे चालक का प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती, R समानुपाती है L। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यदि आप चालक की लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। कैसे, एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं। जैसे मान लो सपोज हम जाते हैं जयपुर से दिल्ली, जयपुर से दिल्ली जाने में रोड में मान लो कितने किलोमीटर की होगी, वो ज्यादा से ज्यादा 200 किलोमीटर मान लो। जयपुर से दिल्ली, जयपुर से दिल्ली 200 किलोमीटर में बीच में कितने की स्पीड ब्रेकर आएगी, 200 किलोमीटर में हम मान ले 15 स्पीड ब्रेकर है। अब 15 स्पीड ब्रेकर है वो क्या करेंगे, अपनी गाड़ी जब चलती है तो उसकी स्पीड को कम करते हैं। मतलब स्पीड ब्रेकर पे हमें ब्रेक लगाने होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बाधा का काम कर रहे हैं, प्रतिरोध का काम। और यही रूट अगर हम जयपुर से मुंबई का लें तो मुंबई तक की दूरी है डिस्टेंस वो काफी ज्यादा हो जाएगी, और काफी ज्यादा डिस्टेंस में स्पीड ब्रेकर भी ज्यादा है। एक जनरल आपको बताया मैंने कि जितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, कम दूरी होगी, तो कम स्पीड ब्रेकर मतलब कम
वहां तक ज्यादा स्पीड ब्रेकर कोई जरूरी नहीं आए, नहीं आए वो बना सकते हैं, लेकिन एक जनरल टर्म में मानते हैं कि जितनी ज्यादा दूरी होगी प्रतिरोध उतना। तो वैसे ही यदि हम चालक की लंबाई जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे तो उतना ही उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया, लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है और लंबाई को घटाने पर प्रतिरोध भी घट जाता है। क्लियर? अब लंबाई के समानुपाती है तो प्रतिरोध और लंबाई में ग्राफ कैसे आएगा? यदि हम लंबाई को इधर ले लें और प्रतिरोध को इधर ले लें तो लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसका मतलब ग्राफ आएगा एक मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा, सीधी रेखा। ये इस तरीके से होते हैं। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? तो चालक का जो प्रतिरोध है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। यहां से साफ-साफ दिख रहा है R समानुपाती है 1/a। यदि आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को घटाओगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसे आएगा? यदि ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लो, ये प्रतिरोध ले लो, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आता है अनंत स्पर्शी अति परवलयाकार। तो इस तरीके से ये दोनों पे निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध, ये होता है। अब हम नेक्स्ट बात करें कि क्या ये चालक का प्रतिरोध इन दो बातों पे निर्भर करता है और किसी पे निर्भर नहीं करता? तो ये कहना भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वो ताप पे तो शोर निर्भर करेगा, ताप पर शोर निर्भर करता है। तो तीसरी जो प्रतिरोध की निर्भरता है, ये हम पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में देखते हैं। प्रतिरोध की निर्भरता तीसरा निर्भर करेगा, वो करता है टेम्परेचर पर, ताप पर। तो टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। अब टेम्परेचर पे कैसे निर्भर करेगा देखना, यहां से इन शॉर्ट समझाता हूं। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? देखो, एक तो जनरल टर्म्स में चालकता है, ये चालकता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर उधर आराम से घूम रहे हैं ना, झूल रहे हैं आराम से, कि एक हंसी वादियों में घूम रहे हैं आराम से। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने का मतलब क्या है? गर्म थोड़ी करना है, जलाई यहां से और ये लो कर दिया, इसको तेल में फ्राई कर देते, ऐसा नहीं। ताप बढ़ाने का मतलब है कि इसके सिरों पर क्या लगाते हैं हम? विभवांतर, वोल्टेज लगाते हैं। वोल्टेज लगाते हैं, इसमें एक विद्युत क्षेत्र लग जाएगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे आ जाता है और ये किस पे आ जाता है? लो पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं उच्च विभव, और ये हो जाता है निम्न विभव। तो इसमें विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र के कारण इसका ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागेंगे। तो भागने से इनमें टक्करों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? घटेगा। रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय, क्योंकि देखो एक तो धीरे धीरे चल रहे हैं तो ज्यादा समय लगेगा, और एक ताप बढ़ाने पर इनमें टक्कर बढ़ेगी, टक्कर बढ़ने से इनके एक टक्कर करने, फिर दूसरी टक्कर करने, फिर तीसरी टक्कर करने, तो टक्करों के बीच में मध्य में लगने वाला वो समय वो घट जाएगा, समय कम लगेगा। तो ताप बढ़ाने पर टक्करों के मध्य लगा समय तो क्या हो जाएगा? कम। और जब तो कम हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम, तो होता है वो प्रतिरोध भी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो R समानुपाती 1/2, तो घटने से प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो R बढ़ गया। तो अल्टीमेट हम क्या कह सकते हैं कि किसी चालक तार का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उनका रिलैक्सेशन टाइम माध्य मुक्त पथ तो घट गया, माध्य मुक्त पथ और माध्य मुक्त पथ टक्करों की संख्या हो, उसके मध्य जो लगने वाला समय जिसको बोलते हैं हम विश्रांति काल, वो घट जाता है, और विश्रांति काल घटने से चालक तार का प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेट हम कह सकते हैं कि ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, और ताप घटाने पर प्रतिरोध का मान भी घट जाता है। तो प्रतिरोध के ताप के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो इस तरीके से हम चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता को देख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अच्छे खासे पॉइंट्स हैं कि प्रतिरोध की निर्भरता किस तरीके से होगी, कैसे हम इसको देखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम ग्राफिकल मेथड से भी प्रतिरोध को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे, क्योंकि हमने ग्राफ बनाया, ये बनाया ना, तो समानुपाती वाला ग्राफ है, बहुत अच्छा ग्राफ है, इसके बीच में बात करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड देखते हैं, ओम का नियम देखते हैं।
ओम का नियम। ओम का नियम ये कहता है कि V समानुपाती है I इंटू R, नहीं सॉरी, V बराबर है I इंटू R या RI। विभव है वो धारा के समानुपाती है, V समानुपाती है I। अब इन दोनों में ग्राफ बनाते हैं, V और I। वोल्टेज और धारा में ग्राफ बनाए तो देखो इधर ले लो धारा और इधर ले लो वोल्टेज, ले लिया। Y एक्सिस में वोल्टेज और X एक्सिस में धारा, और दोनों का ग्राफ कैसे आएगा, समानुपाती। समानुपाती ग्राफ ऐसे बन गया। अब देखो यहां से जब भी किसी ग्राफ की ढाल निकालनी होती है उसको बोलते हैं परवणता। तो ढाल हमेशा कहां से कैलकुलेट की जाती है, धनात्मक x एक्सिस से मापा गया कोण। अगर हम बात करें ढाल की तो ढाल हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण मेजर होता है उस कोण का 10 मान ही क्या होता है, ढाल। तो x एक्सिस से बना कोण कितना है, ये वाला थीटा। इस थीटा का 10 मान वही क्या होगी, सरल रेखा की ढाल। तो सरल रेखा की ढाल इसकी बात करें तो सरल रेखा की ढाल कितनी हो जाएगी, n बराबर होगी tan थीटा। अब tan थीटा निकाले तो देखो थीटा की वैल्यू, अब यहां से मान लो किसी विद्युत धारा I पर, यहां पे मान लेंगे वोल्टेज का, तो वोल्टेज का ये मान V है तो इधर भी आ जाएगा। तो ये त्रिभुज बन रहा। इस त्रिभुज में हम tan थीटा निकालें तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से होगा लंब बटे आधार। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या है, लंब। तो लंब कितना आएगा, V अपॉन में आधार कितना है इसका I, तो V अपॉन I। तो इस सरल रेखा की ढाल VI ग्राफ की ढाल V अपॉन I आ रही है, और यहां से हम देखें V अपॉन I का मान किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के बराबर। तो V अपॉन I को हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिरोध लिख सकते हैं। tan थीटा का मान किसके बराबर है, R के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि VI ग्राफ की ढाल यदि I को x एक्सिस पे ले तो किसके बराबर होगी, प्रतिरोध के बराबर होती है। तो ग्राफिकल मेथड से इसे निकाल लेंगे। सेकंड पे अगर मान लो वोल्टेज को ले लो x एक्सिस पे और धारा को ले लो y एक्सिस पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखो यहां से ले लेते हैं इसको, वोल्टेज को ले लेते हैं x एक्सिस पे और धारा को ले लिया हमने y एक्सिस पे। दोनों का ग्राफ आएगा मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा। अब भी कोण मेजर करेंगे तो कोण हमेशा ऐसे थोड़ी है कि अब इसमें I से मेजर किया था तो इसमें भी I से ऊपर से मेजर करेंगे, नहीं, कोण हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर होता है। तो ये वाला कोण है। किसी वोल्टेज पर विद्युत धारा का मान देखें तो विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, I। तो इस स्थिति में इसकी ढाल निकालेंगे, सरल रेखा की ढाल। तो इस कंडीशन में इसकी ढाल होगी m बराबर tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, I बटे V। तो m बराबर हो जाएगी I बटे V। अब I बटे V किसके बराबर है, पलटो इसको पलटेंगे तो I अपॉन V लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R। तो I अपॉन V बराबर होगा 1 अपॉन R। तो इस वाले ग्राफ में, IV ग्राफ में जो ढाल होगी इसकी, सरल रेखा की ढाल होगी, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो इस तरीके से हम प्रतिरोध की ग्राफीय विधि से भी गणना कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रतिरोध की निर्भरता आपको बता दी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता किस प्रकार से होगी। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता कि किस तरीके से किसी भी चालकता का प्रतिरोध है वो ताप पर कैसे निर्भर करेगा। तो देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो एक चालक तार दे रखा है, ये एक चालक तार है। इस चालक तार का प्रारंभ में ताप कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रारंभ में T1 मान लेते कितना दे रखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध कितना है, R1। ये माना हमने कि इसका प्रारंभ में प्रतिरोध R1 मान लो या R0 मान लो, RG, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसका प्रतिरोध कितना है, R0। और T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर R0, T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, RT। ठीक है। अब RT है तो यहां से देखो हमने क्या की, ताप में वृद्धि की ना, ये क्या होगी, ताप में वृद्धि। तो ताप में वृद्धि होने पर क्या ये प्रतिरोध में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। तो बढ़ेगा, सीधी सी बात है, RT बढ़ेगा। कितना बढ़ा, परिवर्तन कितना हुआ। तो यहां पे अगर हम ताप में परिवर्तन देखें तो ताप में परिवर्तन मान लेते हैं कितना है, डेल्टा T। इसमें परिवर्तन, ताप में परिवर्तन कितना है, डेल्टा T। और
तो क्या होगा कि एक चालक तार का प्रारंभ में ताप है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका प्रारंभ में प्रतिरोध कितना मान लेते हैं R0। इसके ताप में जब 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाए, जैसे 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाया जाए तो इसका ताप, इसका प्रतिरोध हो जाता है RT। अब जरूरी नहीं है कि 0 T लो, T1 ले सकते हो और ये T2, तो परिवर्तन कितना आएगा फिर T2 माइनस T1, तो वैसे भी कर सकते हो। और प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा RT माइनस R0। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में यह परिवर्तन इसके प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ये 2 पॉइंट ध्यान से सुना। पहला पॉइंट कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में हुआ परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन किसके समानुपाती होता है? समानुपाती होगा R0 प्रारंभिक प्रतिरोध के। तो हम ये कह सकते हैं RT माइनस R0 समानुपाती है R0। पहला। दूसरा पॉइंट कि प्रतिरोध में यह परिवर्तन इसके तापांतर के समानुपाती होता है। तापांतर मतलब ताप में परिवर्तन के। तो RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। तापांतर के भी क्या होता है? समानुपाती। डेल्टा T कर लो, स्मॉल t कर लो, कुछ भी कर लो, ये कर लो, डेल्टा T मान लो, कैपिटल T से लिखे तो चलो ये लिया, ये ले, कैपिटल T भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रतिरोध में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है और प्रतिरोध में परिवर्तन इसके तापांतर के भी समानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 से, दोनों से अगर हम बनाना चाहें तो समीकरण 1 व 2 से दोनों को कंबाइन करें तो उस कंबाइंड रूप में ये भी समानुपाती, ये भी समानुपाती, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? गुणा। तो क्या बन जाएगा? RT माइनस R0 समानुपाती होगा R0 इंटू में डेल्टा T। अब ये समय नहीं है, ये ताप है, ध्यान रखना। अब समानुपाती को हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुना। तो समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा? RT माइनस R0 बराबर होगा अल्फा। ये कांस्टेंट आ रहा है, देखो ये भी अल्फा और वो भी अल्फा, दोनों सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन ये समानुपाती और वो अल्फा है। इंटू में R0 इंटू में डेल्टा T। ये अल्फा क्या होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक। ये प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर है? अब बात ये आती है कि इस प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक, तो वो मात्रक भी मैं बता दूंगा कैसे निकालते हैं। इस समीकरण को एक बार हम रख लेते हैं, बॉक्स में बना लेते हैं। अब यहां से देखो कि ये माइनस का R0 है, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो क्या बनेगा? ये बनेगा RT बराबर होगा R0 उधर जाके प्लस का, प्लस में अल्फा इंटू R0 इंटू में डेल्टा T। ये हो गया। अब यहां से जो कॉमन निकालना है वो कॉमन निकाल लो, तो R0 आ जाएगा कॉमन, तो RT बराबर R0 1 प्लस में इधर बचेगा अल्फा इंटू में डेल्टा T, और ये आ गया ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। डेल्टा T होता है तो डेल्टा T होता है तापांतर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो T2 माइनस T1 या फिर T माइनस 0 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये तापांतर होता है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? ताप के साथ चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन को डिटेल से देख सकते हैं किस तरीके से। अब यहां पे बात आती है कि प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या होगा। तो मात्रक इसका यहीं से डिसाइड करेंगे। यहां से अल्फा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? RT माइनस R0, ये दोनों गुणा में R0 डेल्टा T, इधर आके किसमें आएगा? भाग में, तो R0 इंटू में डेल्टा T बराबर होगा अल्फा। अब इसका मात्रक देखते हैं। तो देखो ये प्रतिरोध में परिवर्तन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो देखो यहां पे ओम माइनस ओम कितना बचेगा? 0। ओम में से ओम घटाओगे तो कितना बचेगा? 0। गलत बात, 0 नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान रखना। मान लो बाद का ताप है 5 ओम, बाद का प्रतिरोध है 5 ओम और प्रारंभ में प्रतिरोध है 2 ओम, तो 5 ओम में से 2 ओम घटाओ कितना बचेगा? 3 ओम। इसका मतलब इसका मात्रक क्या होगा? ओम। बट्टे में प्रारंभिक प्रतिरोध का मात्रक ओम, ये भी इसका मात्रक ओम, गुणा में इसका मात्रक क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन। ओम से ओम कट गया, तो अल्फा का मात्रक क्या होगा? अल्फा का मात्रक बराबर होगा 1/डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। तो इस तरीके से प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक भी निकाला जा सकता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, जो प्रतिरोध के बारे में आपको इतना जानकारी देता है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।